चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि एक व्यक्ति की वर्तमान की, 1 वर्ष बाद की और 2 वर्ष बाद की आयु के वर्ग का योग 2030 के बराबर है तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति की यदि वर्तमान आयु जो भी है उसका वर्ग करें आप, उसके 1 साल बाद की जो आयु है उसका वर्ग करें और उसके 1 साल बाद की जो आयु है उसका वर्ग करें और उन तीनों का योग करें, वर्गों का योग करें तो वो किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 2030 के बराबर है। तो आयु बतानी है आपको व्यक्ति की वर्तमान। आपको क्या बतानी है? व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना आप कि आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? वर्तमान आयु के होंगे। तो अब आप बताइए कि यदि वर्तमान में व्यक्ति कितना 23 साल का है तो अगले साल 1 वर्ष बाद कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर 24 का। अगले साल कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर 25 का। होगा कि नहीं? तो अब आप इनके वर्गों का योग 2000 कितना निकाल दीजिए 30। आप अगर वर्गों का योग 2030 निकाल देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब देखिए उसमें भी आपको फायदा क्या है कि आप इकाई का अंक चेक कर लीजिए। कैसे? अगर आप 23 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे और 25 का वर्ग करेंगे तो इसमें इकाई का अंक मिलेगा आपको 9, इसमें इकाई का अंक मिलेगा आपको 16 यानी कि 6, इसमें इकाई का अंक मिलेगा आपको 5। तो अब आप बताइए क्या जीरो मिल रहा है? तो आपको बिल्कुल जीरो मिल रहा है। जीरो मिल रहा है तो ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन ऐसे ही आप अगले ऑप्शन को और चेक कर लें, पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लें। ठीक है, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर लें? अगर हम 27 लें, 28 लें और 29, अगर दूसरा ऑप्शन हमने क्या लिया? बी ऑप्शन लिया। ये हमने ए ऑप्शन लिया था, अब हमने क्या लिया? बी ऑप्शन लिया। अब हमने क्या लिया? बी ऑप्शन लिया और उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 27 है। तो 1 साल बाद की कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 1 साल बाद की 28 होगी। अगले साल कितनी होगी? 29 होगी। तो इनका वर्ग करिए, 27 का वर्ग, 28 का वर्ग, 29 का वर्ग। 7 का वर्ग यानी कि 9 मिलेगा इकाई का अंक, 8 का वर्ग यानी कि 4 मिलेगा, 9 का वर्ग कितना? 1 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए 9 और 1 10 और 4 14, तो यहाँ इकाई का अंक आपको जीरो नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन बी तो आपका कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए अभी बना है क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक जीरो मिल गया था। अब देखिए ऑप्शन सी पर आते हैं। तो ऑप्शन सी में 25 होगी और अगले साल कितनी होगी? 26, उसके अगले साल कितनी होगी? 27। इसका वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, तो इकाई के अंक का योग करना है आपको। ठीक है, तो ये 5 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा और यहाँ कितना मिलेगा? तो 9 मिलेगा। तो 9 6 15 20, ये भी हो सकता है। इकाई का अंक यहाँ पर भी क्या मिल रहा? जीरो मिल रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम 30 पर, ऑप्शन डी पर। तो ऑप्शन डी पर अगर आए तो 30, 31 और कितना? 32। 30 का वर्ग, 31 का वर्ग, 32 का वर्ग, तो यहाँ इकाई का अंक जीरो, यहाँ 1 और यहाँ 4, तो यहाँ आपको क्या नहीं मिल रहा? जीरो नहीं मिल रहा। तो आपके दो ऑप्शन तो कट गए, बी और डी। अब बात रह गई हमारे दो ऑप्शन में। तो अब आप देखिए कि 2304 आपको कहाँ मिल सकता है। तो देखिए 23 का वर्ग होता है, आप कहेंगे 529। 24 का वर्ग होता है आपको पता है 576। ठीक है, और 25 का वर्ग होता है तो आप कहेंगे 625। इन सब का योग क्या आपको 2030 मिल सकता है? देखिए 500, 500 और 600 किसी भी हाल में 2030 नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 5 10 हुआ और 6 1600 हुआ। 1600 1700 1750 तक पहुंचेगा, 2000 तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, 2000 तक नहीं पहुंचेगा। चलिए योग करके देख लेते हैं। 9 6 15 5 की 20 की जीरो हासिल में 2, 4 और 7 11 2, 13 की 3 हासिल में 1, तो कितना हो गया? 5 और 7 17, तो 1730 मिला। तो यानी कि ऑप्शन ए भी आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब देखिए ऑप्शन सी को आप देख लीजिए, क्या आपको वाकई में योग क्या मिल रहा है? 2030 मिल रहा है। तो 25 का वर्ग आप जानते हैं 625, 26 का वर्ग 676 और 27 का वर्ग तो आप कहेंगे सर 729। कितना? 729। इनका योग कर दीजिए भाई। उसकी वर्तमान आयु, उसके 1 साल बाद की आयु और उसके भी 1 साल बाद की आयु, मतलब 1 वर्ष बाद और 2 वर्ष बाद की आयु के वर्गों का योग 2030 है। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर 2030 करते हैं तो 9 और 6 15 5 20 की जीरो हासिल में 2, 4 और 7 11 2, 13 की 3 हासिल में 1, देखिए 6 7 और 7 कितना हो गया? 14 और 6 20, 2030 मिल गया। यानी कि आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। ये तो हमने कैसे किया? ऑप्शन के माध्यम से। सबसे अच्छी बात क्या रही? सबसे अच्छी बात ये रही कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बहुत आसानी से एलिमिनेट कर लिए इकाई के अंक की सहायता से।
ठीक है, फिर दो ऑप्शन जो बचे थे उनमें हमने योग करके देख लिया, एक हमारा आंसर आ गया। चलिए अब इसको ट्रेडिशनली समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनली क्या रहेगा। तो देखिए इन्होंने बात की है, तो वर्तमान योग हमने कितनी मान ली x, उसके 1 साल बाद की आयु कितनी होगी x + 1, और उसके 2 साल बाद कितनी होगी, तो आप कहेंगे x + 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, मतलब वर्तमान आयु, उसके 1 साल बाद की आयु और उसके 2 साल बाद की आयु के वर्गों का योग कितना 2030 के बराबर करना पड़ेगा। अब आपको बात समझ में आ रही है कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। एक वर्ग समीकरण बनेगी, उससे आपको मान निकालना पड़ेगा x के। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका होगा x², तो ये आपका होगा a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab। a की जगह पे x, b की जगह पे 1 और 2 तो फॉर्मूले में होता ही है। तो आगे ही हो जाएगा आपका x², 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 2 दूनी 4x बराबर में कितना 2030। ये हम किससे कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से। ये हमारा कौन सा तरीका है भाई, ये सेकंड अप्रोच है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल मेथड, सीधा सीधा करना है। ठीक है, चलिए अब आप समझिए यहाँ पर। तो हमने देखा यहाँ पर x² कितनी बार है, तो आप कहेंगे 3 बार, तो 3x² हो गए, 1 2 और 3। फिर हम देखेंगे x वाले टर्म कितने हैं, तो आप देखिए 2x और 4x, तो आप कहेंगे 6x हो गया। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1 और 4 5। अब ये 2030 इस तरफ आएगा, 2030 को आप इस तरफ लाइए, तो देखिए 2030 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2025 बराबर में कितना 0। अब आपको देखना है कि किसी कॉमन संख्या से भाग जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, सब में 3 से भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका x² + 2x और माइनस 3 18, 2 बचेगा, 30 7 21, 3 5 15, 675 बराबर में कितना 0। अब आपको 2x जो है उसमें 2 के गुणनखंड इस तरीके से करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको 2 मिले, लेकिन गुणा करने पर क्या मिले, 675 मिले। तो देखिए आप 675 कैसे मिलेगा, 25 × 23 कर लीजिए, 25 × 23 करके देखिए क्या मिल रहा है। तो देखिए 25 × 23 करेंगे तो 25 × 75 की 5, हासिल में 7 और 25 दूनी 50, 25 × 75 की 5, हासिल में कितना मिलेगा आपको 7। तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई 7 हो जाएगा, ये कितना 50 और 7 57, 575 हो रहा है भाई, 575 होगा, 675 होना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं एक बार और। यहाँ पर 2 1 आया और ये 4 तो 5, तो 2025 हो गया, 3 से भाग दिया तो 30 6 18, 2 बचेगा, 30 7 21, 3 5 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी कि 25 और 23 तो नहीं हो रहा है, तो अपन को कोई दूसरी संख्या लेनी पड़ेगी। अपन को क्या देखना पड़ेगा, कोई दूसरी संख्या के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपको गुणा करने पर क्या मिले 625 और जोड़ने घटाने पर क्या मिले, जोड़ने घटाने पर आपको क्या मिले 2 मिले। तो चलिए देख लेते हैं हम, 625 को 675 मिले, सॉरी, तो 675 के ही क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। किससे कट रहा है, तो आप कहेंगे 5 से। किससे कट रहा है बच्चों, तो आप कहेंगे 5 से कट रहा है, तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 × 3 15, 5 25। फिर 5 से कट रहा है, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35। फिर आप देखिए अब ये मिल गया आपको 5 25 और 27, 25 और 27, 27 माइनस 25 करेंगे 2 आएगा, और 25 × 27 आपको 675 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिल गया। तो हमें यहाँ पर मिला क्या, इसके 2 गुणनखंड कैसे मिले, 27 और 25 मिले, 27 और क्या मिले 25 मिले, लेकिन हमें कैसा चाहिए, प्लस का 2 चाहिए, तो ये तो प्लस रहेगा और ये माइनस का रहेगा। तो अब जब आप x के 2 मान निकालते हैं तो आपको पता होगा प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में, और माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो x के 2 मान आ गए आपके -27 और 25। तो किसी भी व्यक्ति की आयु माइनस में हो सकती है क्या, आयु जो है वो माइनस में हो सकती है क्या, तो आप कहेंगे आयु माइनस नहीं हो सकती। तो आपका आंसर क्या आएगा 25, यानी कि वर्तमान आयु क्या होगी 25, और शायद यही हमारा आंसर था 25। तो वर्तमान आयु क्या होगी 25। क्लियर हो रही बात। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सर आपने ये गुणनखंड करके कैसे साइन बदल दिए, तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप हमारा ऑफिशियल जो ऐप है स्टडी अड्डा को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाके। वहाँ जब आप प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद अपना कोर्स सिलेक्ट करें, किस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं। उस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद होम स्क्रीन जो आपको मिलेगी, जो होम स्क्रीन मिलेगी उसमें आपको ब्लॉक बने हुए हैं, जहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सब के ब्लॉक बने हुए हैं। आप मैथमेटिक्स पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ आप जब अंदर जाएंगे
तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स के वीडियो मिल जाएंगे और उनको बिल्कुल बिल्कुल ब्रीफली, मतलब आपसे बोले बिल्कुल डिस्क्राइब करके A to Z पढ़ाया गया है, बिल्कुल विस्तार से। तो जहां आप अगर समझना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओपन करें, वहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये कैसे तरीका बनता है। ठीक है ना, ये तरीका कैसे बनता है। इतना तो आपको पता होगा कि 10th में गुणनखंड करते थे, तो वो गुणनखंड हमने किए हैं, फैक्टर किए हैं, इस तरीके से किए हैं। ऐसी दो संख्या लिए हैं जिनका गुणा आपको 675 मिले, माइनस का 675, जोड़ने या घटाने पर कितना मिले, 2 मिले प्लस का। तो देखिए 27 प्लस का माइनस का 25, तो 27 माइनस 25 करेंगे, प्लस का 2 मिलेगा। 27 इंटू 25 माइनस का 675 मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अगर आप और विस्तार से इसको पढ़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बता दें, कोई चार्जेस नहीं है उसमें, आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है ना, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। बेटी की वर्तमान आयु क्या है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए बेटा कि देखिए, अगर हम बोलें कि एक व्यक्ति अभी 10 साल का है और दूसरा व्यक्ति अभी 15 साल का है, दोनों की आयु के बीच में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे सर 5 साल का। दोनों की आयु के बीच में कितना अंतर, तो आप कहेंगे 5 साल का। अब हम आपसे कहें कि ये दोनों कितने साल बाद, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद अगर हम ए की आयु देखें और 3 साल बाद अगर हम बी की आयु देखें, 3 साल बाद अगर हम ए की आयु देखें तो कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 साल का। बी कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 साल का। दोनों की आयु में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे अभी भी 5 साल का है। सर ये कैसे जादू हो गया, ये तो जादू हो गया भाई। आप कहोगे पहले भी 5 अब भी 5, मतलब 3 साल पहले भी कितना था, 5 साल का अंतर था, अभी भी 3 साल बाद भी कितने का है, 5 साल का अंतर। जादू हो गया। आपको समझ आ रही है बात, अब आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत ये बोला कि ये कोई जादू नहीं हुआ सर, ये तो होगा, ये चीज़ तो होगी, ये नेचुरली होगी भाई। अगर मैं और मेरे भाई में 3 साल का अंतर है, तो हम अगर 50 साल बाद भी अपनी आयु देखेंगे तो 3 साल का अंतर रहेगा, क्योंकि अगर 2 साल बाद हम 2 साल बढ़ जाएंगे तो हमारा भाई भी तो 2 साल बढ़ जाएगा, तो अंतर जो 3 साल का है वो हमेशा बना रहेगा। इसी प्रकार ये कोई जादू नहीं हुआ भाई। ए की आयु 10 साल है, बी की 15 साल है, तो इनके वर्तमान में कितने का अंतर है, 5 साल का है। अगर हम बात करें 3 साल बाद की, तो 3 साल बाद ए हो जाएगा 13 का, भाई 3 साल बढ़ जाएगा, और बी भी हो जाएगा कितना, 18 का, ये भी 3 साल बढ़ जाएगा। दोनों के बीच में अंतर कितना है, 5 साल का। अब हम बात करते हैं इससे पहले कभी की भी बात कर लें, चलो 2 साल पहले की बात कर लेते हैं। 2 साल पहले ए कितने का होगा और बी कितने का होगा, तो आप कहेंगे 2 साल पहले ए 8 का होगा और बी 13 का होगा। तो अब आप बताइए कितने का अंतर रहेगा इनके बीच में, तो 5 साल का ही रहेगा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आया, उस कंक्लूजन को समझें कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। चाहे आप 10 साल बाद की बात करें, चाहे आप 2 साल बाद की बात करें, चाहे आप 3 साल बाद की बात करें, चाहे आप 50 साल बाद की बात करें, चाहे आप 3 साल पहले की बात करें, चाहे आप 7 साल पहले की बात करें, दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। अब ये क्यों बताया, अब इसी समान कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। देखिए इन्होंने बोला कि एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। इन्होंने क्या बोला कि एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात कितना है, 5:1 है। तो माँ के लिए हमने लिख लिया मदर M और बेटी के लिए डॉटर मतलब D। और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो वर्तमान में जो इनकी आयु का अनुपात है वो कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 5:1, 5:1 का अनुपात है। अब कितने साल बाद, तो बोल रहे हैं 6 साल बाद। 6 साल बाद अनुपात कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 3:1 हो जाता है। कब हो जाता है, तो आप कहेंगे 6 साल बाद, 6 ईयर लेटर। ठीक है ना, आफ्टर 6 साल बाद कितना हो जाता है, 6 साल बाद कितना हो जाता है, 3:1 का अनुपात हो जाता है। अब आप यहाँ समझिए कि वर्तमान में अगर माँ 5 की है और बेटी कितने की है, 1 की है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, इनके बीच में कितने का अंतर है बताएंगे आप, तो आप कहेंगे सर 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, यहाँ लिखे दे रहे हैं 4 का अंतर है। 5 और 1 में कितने का अंतर, 4 का।
अब बताइए 6 साल बाद अगर माँ 3 की और बेटी कितने की 1 की है तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो ये चीज पॉसिबल है क्या? ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने जाना कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर हमेशा समान रहेगा, चाहे हम कितने साल आगे जाएं, चाहे हम कितने साल पीछे जाएं, दो व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो अब इस अंतर को हमें क्या करना है? समान करना है। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख दे रहे हैं कि यह माँ और बेटी की अगर बात करें तो वर्तमान में अनुपात कितना था? 5:1 था, ठीक है। और दूसरे केस में यानी कि 6 साल बाद की अगर बात करें तो अनुपात 3:1 था। तो यहाँ अंतर आपने देखा 4 का, यहाँ 2 का। तो यहाँ अंतर 4 का और यहाँ 2 का, तो अंतर समान करना है आपको। अंतर समान करना है तो आपको 2 को 4 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ अंतर 2 का और यहाँ अंतर कितने का? 4 का। अंतर आपको समान बनाना है तो 2 में किससे गुणा कर दें कि 4 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 2 से गुणा कर दीजिए। 2 में किससे गुणा कर दें? तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अंतर 4 हो जाएगा। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। 6:2 का अनुपात हो जाएगा कब? 6 साल बाद। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में माँ और बेटी की आयु का अनुपात कितना है? तो वो तो अनुपात हमें दिया 5:1 और यहाँ अंतर कितने का? 4 का। 6 साल बाद माँ और बेटी की आयु का अनुपात कितना है? 6 साल बाद कितना है? तो आप कहेंगे 6 साल बाद जो अनुपात है वो 6:2 का है, क्योंकि यहाँ भी अंतर कितने का है? 4 का है। अंतर हमने समान बना लिया, यानी कि हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया। अंतर हमने समान बना लिया तो क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब आप देखिए कि वर्तमान में अगर माँ 5 की थी तो 6 साल बाद कितने की हो गई? 6 की। और वर्तमान में बेटी 1 की थी तो 6 साल बाद कितनी की होगी? 2 की। तो बताइए 5 से 6 हुआ कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 1 बढ़ा। 1 से 2 बढ़ा तो कितना हुआ? तो आप कहेंगे सर 1 बढ़ा। लेकिन हमारे हिसाब से तो कितने साल बाद की बात कर रहे हैं? 6 साल बाद की बात कर रहे हैं। और यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल के बराबर है। तो अब आप क्या कहेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 6 साल के बराबर है। अब 1 यूनिट की 6 साल के बराबर वैल्यू आ गई। तो अब आप बताइए क्या निकालना था? बेटी की वर्तमान आयु क्या है? तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी थी? तो आप कहेंगे 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 साल। तो बेटी कितने साल की है? 6 साल की। और यही हमारा आंसर है 6, क्योंकि भाई वर्तमान में बेटी तो 1 यूनिट की है ना, और हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली कितनी? 6 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष, तो बेटी की आयु कितनी हो गई? 6 वर्ष। तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई। क्लियर है? चलिए, अगर ये बात क्लियर है और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि अब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसको हमने स्पष्ट रूप से लिखा थोड़ा सा नीचे, तो ये भी समझ जाना है कि क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखा है एक्स और वाई कुछ समथिंग दिया है। एक्स और वाई की आयु का अनुपात 6:5 है। देखिए फिर से आयु आ गया, फिर से आयु आ गया। अब देखिए आप, कमाल की बात यह है कि फिर से आयु का क्वेश्चन दे दिया। एक्स और वाई की आयु का अनुपात 6:5 है यदि एक्स और वाई की आयु का गुणनफल 30 है। एक्स और वाई की आयु का गुणनफल कितना है? 30 है। तो वाई की आयु कितनी है? तो वाई की आयु कितनी है? आप बताइए, देख के बता सकते हैं 5 वर्ष होगी कि नहीं? बता सकते हैं? चलिए देख लीजिए। इन्होंने दिया कि x और y की आयु का अनुपात कितना है? स्मॉल में लिख लीजिए भाई, ये कैपिटल बना रहे हैं, हमसे कैपिटल नहीं बन पा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको स्मॉल में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखता है स्मॉल, ठीक है। तो x और y की आयु का अनुपात कितना दिया है? तो आप कहेंगे 6:5 है। तो आप कैसे करेंगे? अगर ट्रेडिशनली करेंगे तो आप कहेंगे कि x की आयु कितनी है? तो आप कहेंगे सर 6 के है, के लगा दीजिए। जब अनुपात से आपको संख्या में कन्वर्ट करना रहता है तो एक क्या करते हैं आप? वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, एक आप कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 के, और y की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 5 के। मतलब x की आयु 6 के है और y की कितनी है? 5 के। अब इनका गुणनफल आपको दिया है 30, यानी कि 6 के इंटू 5 के, उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 30। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 30 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 30 के। तो आप यहाँ से निकालेंगे के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1 के बराबर। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √1, यानी कि 1 ही आएगा फाइनली। जब के की वैल्यू 1 आ गई तो के की वैल्यू कहाँ रखनी है आपको? y की आयु ज्ञात करनी है। y की आयु कितनी थी? 5 के,
यहाँ रख दीजिए 5 इंटू 1 बराबर में कितना 5, तो 5 साल का है y, y कितने साल का है 5 साल का, ऑप्शन क्या हो गया सी। ठीक है ना। अब बात समझ जाइए यहाँ पर कि जब कांस्टेंट आप लगा रहे हैं तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 5 छिक्का 30 यूनिट बराबर 30 के कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 30 से 30 कट रहा है और आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बनेगा। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, यही कंक्लूजन होता है। 30 से 30 कट जाएगा और स्क्वायर जो बनेगा उसकी वैल्यू 1 मिलेगी, तो 1 बराबर 1, तो आपका 5 बराबर 5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि वर्तमान में दीपक की आयु, फिर से देखिए आयु का मतलब तीसरा क्वेश्चन आपका आयु का आया है। ये जो 19 अगस्त 2017 का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है आपका कांस्टेबल का, इसमें तीसरा पेपर आप क्वेश्चन आपका लगातार आयु का आ गया। देखिए, यदि वर्तमान में दीपक की आयु 17 साल है तो कितने वर्ष बाद दीपक की आयु 3 गुनी हो जाएगी। भाई कह रहे हैं कि वर्तमान में दीपक 17 साल का है तो कितने वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो आप केवल क्या करिए, आप इसको 3 गुना करके वर्तमान आयु को घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। भाई वर्तमान में दीपक कितने का है, तो देखिए वर्तमान में दीपक कितने का है, तो आपने कहा कि वर्तमान में जो दीपक की आयु है, वर्तमान में जो दीपक की आयु है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 17 साल है। कितनी है 17 साल, तो कितने वर्ष बाद इसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो वर्ष तो छोड़िए, हम तो इसको 3 गुना कर देते, तो 3 गुनी कर दो, 3 गुनी मतलब 17 या 51, तो ये 51 साल का कब हो जाएगा। तो भाई कितने वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी वो वर्ष हम भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है कि वर्तमान में 17 साल का है तो 3 गुना कर दो, तो 3 गुना मतलब 51 साल का कब हो जाएगा। तो आप बताइए 51 में से अगर 17 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, वो वर्ष आ जाएंगे कि जितने साल में ये 3 गुना हो जाएगा। तो 11 में से 7 गया आप कहेंगे 4, 2 गया तो आप कहेंगे 3, यानी कि 34 साल बाद। कितने साल बाद, 34 साल बाद दीपक क्या है 3 गुनी आयु का हो जाएगा। कितने साल बाद, 34 साल बाद दीपक क्या हो जाएगा 3 गुनी आयु का। समझ लीजिए कैसे, वर्तमान में 17 है, 34 साल और उसमें लगेंगे 3 गुना होने के लिए, जोड़ दीजिए 51 हुआ कि नहीं, तो 17 का 3 गुना 51 होता है कि नहीं। तो उसकी आयु को 3 गुना होने में कितने साल लगे, 34 साल। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु का। देखिए भाई चौथा क्वेश्चन, लगातार चौथा क्वेश्चन आयु का आया है। ठीक है, तो देखिए 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। यदि 10 वर्ष साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात निम्न है। आपको क्या बताना है कि 10 वर्ष साल बाद उसकी पुत्री और उसकी आयु का अनुपात क्या है, किसका, उसकी आयु और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात बताना है। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बोल रहे हैं कि 10 साल पहले एक माँ और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्या है, 3:1 का है, क्योंकि 3 गुनी बोल रहे हैं। तो ये कब का है, 10 वर्ष पहले का। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो ये होगी मदर और ये होगी डॉटर। माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्री की आयु हमने मान ली 1, तो उसका 3 गुना मतलब 3। कब थी, 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले थी। अब ये कह रहे हैं 3 गुनी थी, और यदि 10 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात निम्न है, तो आपको 10 साल बाद उसकी पुत्री की आयु का अनुपात बताना है। तो क्या बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका डेटा अपर्याप्त है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़, एक बार फिर से देख लीजिए। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुना कर दिया। यदि 10 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात निम्न होगा। ये कुछ गड़बड़ या डेटा नहीं दिया है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्युत्क्रम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन व्युत्क्रम नहीं है। देखिए पहले आप समझ लें इस क्वेश्चन को, आपको दिया क्या है। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि 5/7, ठीक है, और उसकी घात कितनी, -6। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/5 की घात कितनी, 6। क्योंकि हम जानते हैं x की पावर -n बराबर होता है 1/x की पावर n। ठीक है ना, तो ये पलट जाती है राशियां।
5/7 की घात -6 थी तो पलट देंगे प्लस की घात हो गई, यानी कि ये क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन इसका व्युत्क्रम नहीं है। अगर हम इसका व्युत्क्रम निकालें, इसका हम क्या निकालें, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, ये बटे में जाएगा, इसको आप लिखेंगे 1/7/5 की होल पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, कितना हो जाएगा 5/7, सॉरी कितना हो जाएगा 5/7, 6 तो पावर में है, कितना हो जाएगा 5/7 की होल पावर 6। तो मतलब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5/7 की घात 6 होगा। तो अब कौन सा व्युत्क्रम नहीं है, मतलब आपको अब चेक करना है ऑप्शन में कि 5/6 की घात 5/7 की घात 6 कौन सा नहीं बन रहा है, आपको ये चेक करना है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम ये होगा। तो चलिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 की होल घात 6। तो 5/7 की होल घात 6 इसका व्युत्क्रम है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए इसका व्युत्क्रम मैंने बनाया तो 5/7 की होल घात क्या बना 6, तो ये व्युत्क्रम है, ये क्या है, व्युत्क्रम है। अब देखिए इसको आप कन्वर्ट करिए तो आप इसको लिख सकते हैं 7/5 की होल घात -6, तो ये भी एक ही चीज़ है, तो ये भी व्युत्क्रम होगा। ये भी 7/5 की घात -6 रिपीट हो गया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये भी व्युत्क्रम है, तो ये आपका रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन में इसका माइनस पावर हटा दीजिए, तो ये आपका 7/5 की घात 6 होगा ऑप्शन, इस ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, यहाँ प्लस का 6 कर लीजिए, ये 7/5 की घात 6 होगा। अब आपको पता है कि 7/5 की घात 6 का व्युत्क्रम 5/7 की घात 6 होता है, तो हमने देखा, देखिए इसको कन्वर्ट किया तो 5/7 की घात 6 मिला, इसको कन्वर्ट किया तो 7/5 की घात कितना मिला, 6 मिला, माइनस का, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 5/7 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो व्युत्क्रम मिल रहा है, देखिए 5 ये व्युत्क्रम है, मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका व्युत्क्रम है, दूसरा है, लेकिन तीसरे में हमने करेक्शन किया तो तीसरा आपका ऑप्शन नहीं है। चौथा भी देखिए आपका व्युत्क्रम है, क्योंकि 5/7 की घात 6 लिखा है, तो ये ए व्युत्क्रम है, बी व्युत्क्रम है, सी व्युत्क्रम है, ये नहीं है व्युत्क्रम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें करेक्शन कर लेना, माइनस पावर की जगह कितना कर लेना, प्लस कर लेना। क्लियर हो रही बात। क्वेश्चन समझ लीजिए, इन्होंने क्वेश्चन दिया था आपको 5/7 की घात -6, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5 की घात 6 प्लस में कन्वर्ट। अब इसका व्युत्क्रम अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 की घात 6। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, तो इसका व्युत्क्रम क्या निकल कर आया, मतलब क्वेश्चन हमारे पास ये था, ये जो चीज है ये सेम ये है, ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या था 5/7 की घात 6, तो ये व्युत्क्रम है, ये क्या है, ये व्युत्क्रम है। तो हमने देखा कि किस किस ऑप्शन में 5/7 की घात 6 मिल रहा है, पहले में मिल गया, दूसरे में मिल गया, तो ये व्युत्क्रम है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। तीसरे में हमने करेक्शन किया तो 7/5 की घात 6 आ रहा है, जबकि हमें 5/7 की घात 6 व्युत्क्रम है, तो ये व्युत्क्रम नहीं है। बाकी ये 5/7 की घात 6 लिखा ही था, तो ये भी क्या है, आपका व्युत्क्रम है। क्लियर, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो 3 ऑप्शन यानी कि ए, बी और डी आपके क्या है, व्युत्क्रम है, यानी कि रेसिप्रोकल है, जबकि सी आपका व्युत्क्रम नहीं है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 155 × 155 × 155 × 55 × 55 × 55, 3 बार अपॉन में लिखा है 155 × 155 प्लस 155 × 55 प्लस 55 × 55। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप रिप्लेस कर दें थोड़ी देर के लिए 155 को, क्वेश्चन को इजी करने के लिए ए से, और 55 को रिप्लेस कर दें आप किससे, बी से। चलिए अगर रिप्लेस कर देंगे तो जहां जहां 155 लिखा है वहां वहां ए लिख दीजिए। तो हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया a इंटू ए माइनस बी इंटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा, तो देखिए a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू बी। देखिए जहां जहां 155 लिखा है वहां वहां हमने a लिख दिया, और जहां जहां 55 लिखा है वहां हमने b लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a की घात 3, a की पावर 3, और ये हो जाएगा b की पावर 3 अपॉन में ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, 155 को a लिखा और
जो 55 था उसको ए लिख दिया और 55 को बी लिख दिया। उसका रीज़न क्या था, इससे आसानी हो जाएगी। एक तो हम किस चीज़ से बच जाएंगे, बार बार 3 अंक जो हमें फालतू लिखना पड़ रहे हैं उनका समय बच जाएगा लिखने का, और लिखने में आसानी हो जाएगी ए, ठीक है ना, 155 की जगह पर। और यहाँ फॉर्मूला भी आसानी से दिख जाएगा आपको। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या है, तो नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इनको कैंसिल हो रहा है, ये पूरा का पूरा कट गया। तो फाइनली इस पूरे चीज़ का सॉल्यूशन क्या मिला आपको, ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू कितनी दी, तो आप कहेंगे सर 155, बी की वैल्यू कितनी दी, तो आप कहेंगे सर 55, कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 100। 155 में से 55 माइनस होगा तो आप कहेंगे क्या आ गया सर, आंसर हो गया आपका 100। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है। किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और देख लीजिए इसके साथ में, एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है, ये भी साथ में देख लीजिए। बाकी और फॉर्मूले आते जाएंगे, साथ में लिखवाते जाएंगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एट द रेट इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 हो, तब एट द रेट का मान आपको ज्ञात करना है। तब क्या करना है आपको, एट द रेट का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए कहने का मतलब क्या है, यहां पर लिखा है एक सिंबल एट द रेट, और उसके साथ गुणा में क्या लिखा है, x माइनस 3, और बराबर में क्या दिया है, तो आप कहेंगे x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये आपको बराबर में दिया है। मतलब ये जो एट द रेट है जिसका आपको मान निकालना है, एट द रेट और x माइनस 3 का मल्टीप्लाई कितना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 के बराबर है। तो अगर आपको एट द रेट की वैल्यू निकालनी तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 को डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 3 से। तो अब ये जो डिवीजन करना है आपको, वो किससे करना है, ये डिवीजन आपको कक्षा 10 की मेथड से करना है, यानी कि भाग विधि लगानी है। कैसे लगाएंगे, तो देखिए x माइनस 3 से आपको डिवाइड करना है किसको, तो डिवाइड करिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 को। चलिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर x की घात 3 चाहिए, तो x में किससे गुणा करें, किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर से कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से होगा तो आप कहेंगे एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगा तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल। अब ये माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर है, तो बचा कितना, माइनस का x स्क्वायर। अगला टर्म क्या है, x और प्लस 6 नीचे लिख दीजिए। अब आपको क्या चाहिए, माइनस का x स्क्वायर, तो x में किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे सर माइनस x से मल्टीप्लाई करिए। माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। अब फिर से क्या कर देंगे, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिर से कैंसिल, x ये है और ये 3x है, तो माइनस का क्या बचेगा आपका 2x, क्योंकि माइनस का था, प्लस का 6। अब आपको क्या चाहिए, माइनस का 2x और प्लस का 6 चाहिए, तो x को माइनस का 2x से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने कितने टाइम डिवाइड किया, माइनस के 2 से। माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और माइनस का 2 का माइनस के 3 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 6। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। कितने टाइम डिवाइड हुआ, तो डिवाइड हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 टाइम डिवाइड हुआ, यानी कि कोसेंट, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भागफल। तो भागफल कितना आया, तो भागफल आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो हमारे एट द रेट की वैल्यू क्या आ गई, जब डिवाइड किया तो हमारे एट द रेट की वैल्यू निकल कर आ गई, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल निम्न में से क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? शेषफल प्रमेय पर आधारित है। चलिए समझ लेते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। अगर हम शेषफल प्रमेय की बात करें, रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, तो शेषफल प्रमेय क्या होती है। देखिए शेषफल प्रमेय कहती है कि यदि आप x प्लस a से या x माइनस a कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कर लेंगे थोड़ा अच्छा दिखेगा। यदि आप x माइनस a से क्या करते हैं, एक फंक्शन यानी कि f(x) जिसकी वैल्यू क्या है, समथिंग x² प्लस x प्लस समथिंग कुछ भी लिख लीजिए, एक नंबर लिख लीजिए या xc लिख लीजिए, को डिवाइड करते हैं। और आपसे पूछा कि x माइनस a से अगर आपको इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, x माइनस a इक्वल टू 0 करना है और x की वैल्यू कितनी, a निकालनी है। x की वैल्यू जो a आएगी वो आपको इस फंक्शन में रखनी है। तो fa क्या होता है, रिमाइंडर होता है। fa क्या होता है, रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा a² प्लस a प्लस 3, यानी कि जहां जहां भी आपके पास x था उसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया, a से। अब इसको सिंपल शब्दों में समझें, जब हम इसको पढ़ाएंगे शेषफल प्रमेय को बिल्कुल विस्तार से आपको बताएंगे। अभी क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको समझ लें कि आपको करना क्या है। आपके पास क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो टर्म है x प्लस 1 इसको आपको 0 के बराबर करना है। देखिए यहाँ पर जो टर्म था हमारा x माइनस a, उसको 0 के बराबर किया और वहां से x की वैल्यू a निकाली। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे -1। ये -1 कहाँ रख दीजिए, आप फंक्शन में जो बहुपद है उसमें रख दीजिए, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो आपके पास बहुपद क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 3 है। अब इसमें x बराबर क्या रखना है, -1। तो 2 -1 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या कर दीजिए, -1 प्लस क्या कर दीजिए 3। ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ से, रिमाइंडर निकलेगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस का 5 प्लस का 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 5 प्लस 3। तो देखिए ये कितना हो गया आपका 0। तो रिमाइंडर क्या आया आपका, 0 आया। अब एक चीज और समझ लीजिए, रिमाइंडर तो हमने 0 निकाल दिया, शेषफल तो हमने क्या निकाल लिया, 0 निकाल लिया। रिमाइंडर तो हमने क्या निकाल लिया, 0 निकाल लिया। लेकिन आप एक चीज और समझ लीजिए यहाँ से कि अगर रिमाइंडर 0 निकला इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। तो x प्लस 1 साथ में क्या है, इसका एक फैक्टर भी है। अगर ये क्वेश्चन चेंज करके आपको दे देते कि बताइए x प्लस 1 2x² प्लस 5x प्लस 3 का फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या करते, सेम प्रोसेस, आप x प्लस 1 को 0 के बराबर करते, x की वैल्यू -1 निकालते, इस वैल्यू को आप इस बहुपद में रखते और अगर ये आपको 0 वैल्यू देती, मतलब रिमाइंडर कितना देती, 0, तो आप कहते कि ये फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर आपका 2, 4, 6 कुछ आ जाता तो आप बोलते कि ये फैक्टर नहीं है। तो एक चीज़ और ये ध्यान में रखना कि अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है इसका मतलब x प्लस 1 2x² प्लस 5x प्लस 3 का क्या है, फैक्टर है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो है हमारे 44 क्वेश्चन जो है 19 अगस्त 2017 के पेपर में पूछे गए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने ये 19 अगस्त 2017 के पेपर का यहाँ समापन कर लिया। टोटल 44 यानी कि 44 क्वेश्चन आए थे। आपने देखा कि एवरेज से, आपके एज से, टाइम एंड वर्क से, टाइम डिस्टेंस स्पीड से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन क्या हैं, इजी लेवल के हैं, कोई भी आपका इवन टफ भी नहीं है, ना ही मॉडरेट है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। चलिए यहाँ पर अपनी क्लास का समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।